अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एचके। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी और लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं मिस फरीहा मुजाहिद। ये फाउंडर हैं एक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन सेटअप की, जो लाहौर में स्प्राउट रिसोर्स सेंटर के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और स्प्राउट रिसोर्स सेंटर के बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस फरीहा मुजाहिद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। Thank you for having me over and thank you for doing this for the community. ओके जी, तो मिस फरीहा मुजाहिद, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये स्प्राउट रिसोर्स सेंटर क्या है, आप क्या सर्विसेज देते हैं और लाहौर में आप लोग कहाँ मौजूद हैं? So Sprout basically एक थेरेपी सेंटर है। हम थेरेपी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स और हम लाहौर में मॉडल टाउन में बेस्ड है। राइट, और कब से ये स्प्राउट रिसोर्स सेंटर माशाल्लाह कब से काम कर रहा है? It's been 3 years that we've been working here. हम इसी लोकेशन पे बेस्ड हैं और थेरेपी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं that includes speech and language therapy, occupational therapy, psychotherapy, counseling, remedial skills की training, function skills, ये सारी चीजें हमारे प्रोग्राम का पार्ट है। राइट, तो यहाँ पर जो आप एज ग्रुप टारगेट करते हैं, आपने एडोलसेंट का भी बताया और बच्चों में भी डील करते हैं, तो एज ग्रुप जिसको आप टारगेट करते हैं बच्चों में कैसे और बड़ों में कैसे, और दूसरा ये कि किन चैलेंजेस वाले बच्चों को या बड़ों को आप लोग यहाँ पे डील कर रहे हो? सो यंगेस्ट एज ग्रुप जो हमारे पास एनरोलमेंट के लिए बच्चे आते हैं वो दे आर समटाइम्स एज यंग एज 2 years old। वो हमारा अर्ली इंटरवेंशन का प्रोग्राम होता है जिसमें द यंगर वंस कम टू दैट। उनके लिए हमारे पास एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी होता है फॉर चिल्ड्रन हु आर 3, 4, 5 year old एंड वी इवेंचुअली वांट कि बच्चे इतना इंडिपेंडेंट हो जाएं और इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएं कि वो एक रेगुलर मेन स्ट्रीम स्कूल में जा सकें इफ दैट इज समथिंग जो कि उनको थ्राइव करने में हेल्प आउट करेगा। For the older ones who come to us, then we have a program जिसमें we work more on building functional skills and independent skills। उन बच्चों के साथ हमारा गोल ये होता है अल्टीमेटली कि वो इतने फंक्शनल स्किल्स सीख सकें कि वो ऑपरेट फंक्शनली कर सकें विद इन देयर एनवायरमेंट्स। और उनके प्रोग्राम्स में इस तरह के स्किल्स शामिल होते हैं जैसे to be able to see the time, to be able to manage money, time management, planning, organizing, इस तरह की सारी चीजें होती हैं। किचन स्किल्स हमारा एक प्रोग्राम है जो कि काफी मेजर है बच्चों के लिए। राइट, तो जब बच्चे आपके पास आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं, तो उनकी डायग्नोसिस वो पहले से करा के लेके आते हैं? अगर नहीं तो क्या आपके पास भी असेसमेंट एंड डायग्नोसिस की फैसिलिटी है या उनको बाहर से करवा के ही आपके पास आना पड़ता है? सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब पेरेंट्स आते हैं तो ऑलरेडी डायग्नोसिस करवाया होता है उन्होंने, कहीं ना कहीं से असेसमेंट का प्रोसेस किया होता है। फॉर दोज पेरेंट्स हु हैवंट डन इट येट, उनको फिर हम आउटसोर्स कर देते हैं। वी रेफर देम आउट टू समवेयर इफ दे आर लुकिंग फॉर अ डायग्नोस्टिक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। वैसे हम लोग इनफॉर्मली असेस हर बच्चे को करते हैं जब वो काम स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर देयर आईईपी इज डिजाइन्ड, तो उससे पहले वी हैव टू assess their skills and see कि वो अभी कहाँ क्या क्या उनकी strengths हैं, कौन से ऐसे areas हैं that need to be worked on। राइट, तो जब बच्चों के साथ यहाँ पे आपके सेंटर पे काम हो रहा होता है तो आप लोग किस चीज पे फोकस कर रहे होते हैं? ओनली 1-to-1 सेशंस होते हैं या ग्रुप सेशंस भी होते हैं? अगर ग्रुप सेशंस होते हैं तो उसको किस तरह मैनेज करते हैं, उसकी कुछ स्ट्रेंथ वगैरह का भी ख्याल रखते हैं, या इन चीजों के बारे में अगर बता सकें। So जो हमारा मॉर्निंग स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है दैट इज अ 4-hour प्रोग्राम दैट रन्स फ्रॉम 9 to 1 मंडे टू फ्राइडे। स्कूल रेडीनेस है तो उसमें ये भी होता है कि बच्चे 1-on-1 भी काम कर रहे होते हैं फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, और कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जिनमें वो ग्रुप स्मॉल ग्रुप सेटिंग्स में भी काम कर रहे होते हैं जैसे लंच टाइम, स्पोर्ट्स टाइम, सर्कल टाइम वगैरह।
This is to build their skills and to be able to form friendships and play skills and all of those things, ताकि बच्चा अपनी एज के बच्चों के साथ इंटीग्रेटिवली काम कर सके, प्ले कर सके. और फॉर द यंगर वंस, बिकॉज वी वांट कि अगर वो मेन स्ट्रीम में आगे जाते हैं तो दे आर एबल टू जेल इन वेल विद देयर एनवायरनमेंट्स. सो इट्स अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ ऑफ दोज थिंग्स. और स्कूल रेडीनेस होती है, और सो वी वांट कि बच्चे दोनों तरह के एनवायरनमेंट्स में काम कर सकें. राइट. तो इस वक्त आपके पास तकरीबन कितने बच्चे आ रहे हैं इस सेंटर में? सो हमारे पास क्योंकि बच्चे ऑनलाइन भी काम करते हैं काफी सारे, तो नंबर वेरी करता रहता है सारा टाइम, बिकॉज कुछ बच्चे सिर्फ काउंसलिंग के लिए भी आ रहे होते हैं, बट एट अ टाइम हमारे पास 15 to 25 का कोहॉर्ट चल रहा होता है. राइट. आप खुद भी एक प्रोफेशनल हैं, तो आपकी अपनी एक्सपर्टीज, आपकी एजुकेशन, आपके साइट की स्पेशलिटी, आपकी अपनी जाती वो क्या है, अगर नाजरीन को भी बता सकें आप? So मेरी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी जो है वो साइकोलॉजी है. आई एम एन इंटीग्रेटिव साइकोथेरेपिस्ट एंड आई गॉट माय सर्टिफिकेशन फ्रॉम CPCAB UK, व्हिच इज a 3.5 year प्रोग्राम जो कि जिसमें मेरी ट्रेनिंग है. In terms of work experience, I've been working since 2010. So I've worked with many mainstream schools. उनके programs, pilot projects मैंने develop किए हुए हैं in how to run that program within a mainstream setting and also in specialized centers as well. And that's about it, I guess. So, yeah. Okay. अच्छा, आप यहाँ पे बच्चों के लिए आपके अलावा अगर आप अपनी टीम का थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा बता सकें कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स अवेलेबल होते हैं बच्चों के लिए यहाँ पे, तो वो भी पेरेंट्स के लिए काफी अच्छा होगा. So मेरी टीम में जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं जो कि बच्चों के साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फाइन मोटर स्किल्स, इन चीज़ों पे काम करते हैं. ये जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, दे हैव डन देयर BS इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी. पाकिस्तान में इससे ज़्यादा, लाहौर में इससे ज़्यादा ऊपर की जो है वो डिग्री ऑफर नहीं होती, मास्टर्स ऑफर नहीं होता OT में. So they are those and they're experienced. इस वक्त जो हमारे पास मेन OT काम कर रही हैं, she has an experience from Shifa Hospital previously, जहाँ पर उन्होंने 2 साल काम किया और अब वो हमारे साथ कर रही हैं. Then we have speech and language therapists. ये वो होते हैं जिन्होंने MS किया होता है स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी में. And they again also, all of our staff, most of our staff has an experience of 1 or 2 or 3 years previously, और फिर कुछ अर्सा उनको हमारे साथ भी हो गया काम करते हुए. Then we also have psychologists on board. वो बच्चों के साथ काम करते हैं on remedial skills, behavioral concerns, counseling, psychotherapy, इन चीज़ों के ऊपर, and also on academics, kitchen skills वगैरह. Those are people जिन्होंने MS या MPhil किया होता है clinical psychology या अप्लाइड साइकोलॉजी. राइट. अच्छा, जब आप अपने टीम में मेंबर को हायर करते हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन आपने बताई, कुछ एक्सपीरियंस बताया, डिफरेंट नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस आ रहा होता है. उसके बाद मैंने देखा इस फील्ड में रेगुलर अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है, और ट्रेनिंग्स और एजुकेशनल अपडेट होना. तो उस सिलसिले में फिर आप लोग किस तरह काम करते हैं? देखिए, ट्रेनिंग और रिसर्च के साथ अपने आप को अपडेटेड रखना तो एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मतलब अगर 12 साल पहले एक चीज प्रैक्टिस हो रही थी जो कि मैंने सीखी ऑन इन टर्म्स ऑफ थेरेपी, वो आज आउटडेटेड है या हमारे पास उससे बेटर कंटेम्प्रेरी रिसर्च है. सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि इस तरह की ट्रेनिंग्स होती रहें, और हम करते भी हैं, टीचर्स की भी और पेरेंट्स की भी. सो कुछ इन हाउस ट्रेनिंग्स होती हैं on the latest things, the latest research on how to do things, how not to do things, because I think वो भी बहुत जरूरी है. So वो एक उनकी ongoing चलती रहती हैं, and then sometimes we collaborate with other organizations जिनमें से फिर we get resource people जो कि हमारे टीम को ट्रेन करते हैं. So there is a diverse experience in that. Right. ये आपने जिक्र किया कि पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग या उनकी गाइडेंस पे भी तवज्जो दी जाती है, तो उस सिलसिले में आप किस तरह प्रोसीड करते हैं या उनकी ट्रेनिंग या गाइडेंस के लिए किस तरह काम करते हैं? So we have a support group जो कि हम मंथली करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, जो कि जिसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होती. The purpose for that is कि हम पेरेंट वेलनेस के ऊपर मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ. आई डू बिलीव कि अगर पेरेंट्स की मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है
تو they won't be able to be available to their kids and give 100%, جو کہ sometimes neurodiverse بچوں کے ساتھ 100% سے بھی زیادہ required ہوتا ہے. So it's much more beneficial for the child and the parent and as a family اگر وہ اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھ رہے ہوں. So we do a support group monthly جس میں ہم different topics کو address کرتے ہیں جو کہ parents کے لیے informational بھی ہوتا ہے, and then they are able to find support as a community جس میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتے ہیں. I do strongly believe کہ پیرنٹس ایک دوسرے کو جو ایک lived experience کی چیز بتا سکتے ہیں وہ ہم ایز پروفیشنلز ہیلپ آؤٹ تو کر سکتے ہیں, بٹ we don't live the same life. And so وہ ایک اچھی ہماری کمیونٹی اس سے بلڈ ہو جاتی ہے. And then we also have periodic workshops جو ہم پیرنٹس کے ساتھ کرتے رہتے ہیں which are beginner level اور تھوڑا آگے کی بھی, کیونکہ اب ہمارے کچھ پیرنٹس کو کچھ بیسک چیزیں پتہ چل گئی ہیں, تو ہم پیریوڈک ورک شاپس بھی کرتے ہیں جس میں ہم انکریج کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ وہ ضرور اٹینڈ کریں. رائٹ. اچھا, میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ ڈفرینٹ سینٹرز مختلف اسٹریٹجیز, مختلف چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں جو کہ کئی دفعہ دوسرے سینٹرز نہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کوئی ایسا یونیک فیچر آپ کا جس کو آپ ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں, اور سیکنڈلی اس کے ساتھ اگر جو آپ یہ بھی بتا سکیں کہ بچوں کے ساتھ جب آپ ایز اے سینٹر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آلدو کہ ہر بچہ ایک ڈفرینٹ نیڈ لے کے آتا ہے, لیکن زیادہ تر آپ کا فوکس کن پوائنٹس پہ ہوتا ہے جب اس کی لرننگ اینڈ گروتھ کو آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں؟ So I would say کہ something that's very unique اور ویسے اتنی یونیک ہونی نہیں چاہیے ایک طرح سے, لیکن جو ایک چیز جو ہم ڈفرینٹلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری پریکٹس ساری جو تھراپی کی ہے وہ بہت نیورو ڈائیورسٹی افرمیٹیو ہے. What this means is کہ ہم بچے کو دیکھتے ہیں as a whole human being without reducing them to just their behavior or just thinking کہ اچھا یہ چیز ہمیں کچھ فکس کرنا ہے. But we think of the child as a whole human being and as somebody جو کہ competent ہے and they are doing their best already. So with a lot of in addition to research, اب ہمیں because of the internet and access to all these places ہمیں بہت ساری ایسی کمیونٹیز کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا چانس ملا ہے جو کہ ایکچولی نیورو ڈائیورس ہیں, and the way they explain their experiences کہ these are the things that we struggled with, یہ ہمارے challenges تھے, these are the things that we are really great at. تو اس سے that has provided us an opportunity to connect research with what is actually what can be useful for our children. So that's something that I do feel کہ kind of sets our work apart in the sense کہ ہم constantly in that process of learning اور unlearning ہیں کہ جو چیزیں ہم نے اسٹیٹس کو کے طور پہ سیکھ لی تھی یونیورسٹیز میں یا اپنے ٹریننگ پروگرامس میں, ان کو ہم کیسے ماڈیفائی کر سکتے ہیں اس طرح کہ وہ بچوں کے لیے ریسپیکٹفل رہیں اور ان کی نیڈس کو سب سے پہلے آگے رکھیں. پھر اسی طرح بچوں کے کام میں وہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہ جیسے آف کورس ہم کچھ ان چیزوں پہ تو کام کرتے ہیں کہ ہمارے لیے فوکس اکیڈیمکس یا ایسی چیزوں سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کا کوئی کمیونیکیشن میتھڈ ڈیولپ ہو, دے آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ اینڈ کنیکٹ ود ادر پیپل جو کہ ان کی ایج کے ہیں یا ایڈلٹس ہیں. اور دوسری چیز جو ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جتنا زیادہ اپنی لائف میں انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے اتنا انڈیپینڈنٹ رہے, جتنے زیادہ فنکشن اسکلس ڈیولپ ہو سکتے ہیں تاکہ وہ ریلائنٹ یا ڈیپینڈنٹ نہ رہیں کسی اور کے اوپر, کسی ایڈلٹ کے اوپر. سو پیرنٹ ٹریننگ میں بھی ہمارا ایک فوکس زیادہ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو کائنڈ آف ریڈیوس ڈوئنگ دیٹ بیکاز اٹس ایزیئر ٹو جسٹ ڈو اٹ اینڈ ہیلپ دا چائلڈ ود اٹ. سو وی فوکس مور آن دیٹ. سو وہ پھر ہماری پریکٹس جو ہے وہ جب ہم اپنے کام کو نیورو ڈائیورسٹی افرمیٹیو کرتے ہیں تو دیٹ آلسو مینس کہ اٹس چیلنجنگ فار اس ٹو بی ایبل ٹو انلرن سم آف دی تھنگس جو کہ ہم نے بہت جنرلی ایکسیپٹ کر لی ہیں سوسائٹی میں نارملی. رائٹ, یہ کافی اچھا پوائنٹ ہے ناظرین کے لیے بھی کہ چیزیں لرن کرنا تو ایک اور چیز ہے اور جو ان لرن کرنا جو ہے وہ بھی ایک کافی اچھا خاصا ٹاسک ہے کیونکہ وہ آپ کی ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے اور اس کو ان لرن کرنا زیادہ مشکل ہے شاید نئی چیز سیکھنے سے. اچھا, ایک چیز اور بتائیے گا کہ پیرنٹس اور ٹیچر ٹریننگ کا تو آپ نے ذکر کیا, تو اب پیرنٹس بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں آبزرویشنس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے سیشنز کی, تو اس چیز کو آپ کیسے ایڈریس کرتی ہیں اور اس کو کیسے مینیج کرتی ہیں یا اس کا کیسے رپلائی کریں گی؟
देखिए मेरा एक कोर बिलीफ है कि बिफोर अ चाइल्ड कम्स टू अस एक्चुअली तो वो एक पेरेंट का अपना बच्चा है, देयर मोस्ट प्रेशियस ह्यूमन कनेक्शन उनका जो है वो उनके साथ है. सो आई डू बिलीव इन ऑब्जर्वेशंस. आई डोंट थिंक कि उसमें बिल्कुल एक क्लोज डोर अप्रोच होनी चाहिए. हमने कुछ मल्टीपल मेथड्स डिवाइस किए हुए हैं जिनके थ्रू हम ऑब्जर्वेशंस कराते हैं. सो एक चीज तो ये है कि अगर बच्चा इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा और अपने पेरेंट की प्रेजेंस में काम कर लेता है तो फिर वो रूम में बैठ के ऑब्जर्व कर सकते हैं. अगर बच्चा नहीं कर रहा उनके होते हुए काम तो फिर वो हमारे कैमरास से मॉनिटर कर सकते हैं. वैसे हमारा वेटिंग एरिया भी जो है वो हमारे थेरेपी रूम से बहुत सेपरेट नहीं है. सो इफ अ पेरेंट वांट्स टू जस्ट बी देयर अपने थोड़ी अपनी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पेरेंट्स व्हेन दे स्टार्ट थेरेपी दे आर वेरी एंशियस, पेरेंट्स भी एंशियस होते हैं ऑन व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड व्हाट नॉट टू एक्सपेक्ट. सो और बच्चे भी एंशियस होते हैं. सो वी डोंट बिलीव इन दिस कि हम बिल्कुल सेपरेट कर दें उनको. एंड वी व्हेन वी स्टार्ट तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके पेरेंट को थोड़ा फेड आउट करते हैं अगर बच्चा अभी रेडी नहीं है, because we want the child to also trust us and feel safe in our environment. So हमने इस तरह 2-3 methods devise किए हैं और हर बच्चे के लिए जो उनको बेस्ट सूट करता है हम वो चीज कर लेते हैं. राइट. एक और चीज जो कि पेरेंट्स इसके बारे में एंशियस होते हैं और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम वो जरूर पूछें, वो ये होती है कि सेंटर की, स्कूल की फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर कोई आइडिया बता सकें ताकि पेरेंट्स को आइडिया हो कि हाँ हम इधर जा रहे हैं, हमें ये सर्विसेज तो मिल रही हैं और साथ फीस स्ट्रक्चर है क्या, अगर उसके बारे में कुछ आप एलैबोरेट कर सकें. सो फी स्ट्रक्चर का ये कि वी हैव अ जनरल फी स्ट्रक्चर फॉर द फुल डे प्रोग्राम. अगर कोई पर सेशन पे करना चाह रहा है और कुछ सेशंस के लिए आना है तो उनका भी एक जेनेरिक है, बट लार्जली हम एक स्लाइडिंग स्केल ऑफर करते हैं. सो हमारे पास हर तरह के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के बच्चे आते हैं. वी ऑल्सो हैव चिल्ड्रन जिनकी थेरेपी बहुत काइंडली कुछ डोनर्स ने स्पॉन्सर की हुई है और वो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास आते हैं. देन वी ऑल्सो हैव अदर स्टूडेंट्स जो कि फुल डे प्रोग्राम को पे कर रहे होते हैं और इस तरह से आ रहे होते हैं. And everybody gets the same quality of service. So what I usually do is कि हम जैसे for example अगर किसी parent को कोई affordability related issues हैं, because let's be honest this work is expensive for a general middle class person, and so हम उनको फिर उनके needs के, बच्चे के needs के हिसाब से और उनके situation के हिसाब से monthly packages भी कर देते हैं. जिसमें we then kind of try and create a wholesome thing जो कि उनको सारी services provide कर सके. So I would say कि अगर कोई भी interested है तो I would really encourage them कि वाकई हमसे बात करें इसके बारे में and we will find a way out. राइट. लेकिन अगर मैं जस्ट ये पूछना चाहूँ कि एक माइल्ड वाला बच्चा है एंड वो आपकी सर्विसेज या स्कूलिंग करना चाहता है तो एक किस तरह का उसका पैकेज बनेगा विदाउट एनी डिस्काउंट्स और एनीथिंग एल्स, एक रेगुलर पैकेज की कॉस्ट? अगर कोई बच्चा हमारे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में आता है 2 to 3 आवर्स के प्रोग्राम में तो उनका फी पैकेज जनरली 25 to 30,000 होता है. ये वेरी भी करता है उसमें. राइट. अच्छा, ये तो वो पेरेंट्स या वो बच्चे जो आपके पास पहुंच सकते हैं फिजिकली सेंटर में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपने पहले भी जिक्र किया था शुरू में कि ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे होते हैं आप, तो वो किस तरह देते हैं? मतलब वो सारा दिन चलती रहती है, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम है? उसके बारे में भी अगर थोड़ा बता सकें आप. सो उसमें हम इस तरह करते हैं कि जैसे कोविड से पहले हम इस तरह कर रहे थे कि वी हैड सम क्लाइंट्स जो कि पहले पाकिस्तान में थे बट फिर कहीं और मूव हो गए या किसी और शहर में थे और लाहौर में नहीं थे. और फिर कोविड के बाद हमने इसको ज़रा ज़्यादा बढ़ाया ऑब्वियसली क्योंकि फिर हम थोड़ी देर के लिए बंद भी हमने किया था. तो हाउ दैट वर्क्स इज कि हम पेरेंट मीडिएटेड तरीके से काम करते हैं जिसमें हम थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डायरेक्ट वर्क जो है वो पेरेंट्स के साथ भी होता है अगर बच्चा बहुत यंग है. For the older kids, they can work in an online setting in a better way. जैसे अगर कोई बच्चा है जिसके stammering के issues हैं या कोई इस तरह की चीज़ है तो they can work online. But for a child, जैसे maybe if there's an autistic child and they're not able to focus that much on the screen, तो फिर हम parent mediated तरीके से काम करते हैं where we train the parents on what to do और in a stepwise way कि पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. So it's kind of like a consult. एंड उसका स्केड्यूल हर बच्चे के लिए वेरी करता है. कुछ बच्चों के साथ हम वंस अ वीक मिलते हैं, देन वी डू अ फॉलो अप एंड काइंड वी गिव देम द टास्क्स एंड द गोल्स फॉर द नेक्स्ट वीक और फिर हम इस तरह से काम करते हैं. कुछ बच्चों के साथ हम ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिलते हैं. अगेन इट डिपेंड्स कि उस बच्चे की क्या नीड्स हैं जिन पे काम करने की जरूरत है. राइट. अच्छा, एक चीज ये कि जो ऑनलाइन है
therapy services یا consultation دینا is very different than obviously when the child is with you physically. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ افیکٹونیس کے لحاظ سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آن لائن کافی مشکل ہے، تو افیکٹونیس کا بھی مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے، تو اس کے بارے میں مطلب آپ کی کیا ایکسپیرئنس ہے؟ دیکھیں ابھی وی بین ڈوئنگ دس فار ایٹ لیسٹ 3 years کہ ہم آن لائن بھی کام کر رہے ہیں، اینڈ ان آل دس ٹائم what I've learned is کہ یس ڈیفینیٹلی اس کے چیلنجز ضرور ہوتے ہیں، لمیٹیشنس بھی ہوتی ہیں. ہم لوگ اکثر اس طرح بھی کرتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی پیرنٹ کچھ ٹاسک گھر پہ کرے، بیکاز اگین دیر پیرنٹس ان کو ٹیکنیکل جارگن ڈیفیکلٹ لینگویج شاید نہ سمجھ آئے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سو وی سمپلیفائی جتنا کر سکتے ہیں. پھر ہم تھوڑا یہ بھی کر لیتے ہیں کہ پیرنٹ ہمیں بچے کے ساتھ ٹاسک کروائیں اور ہمیں ویڈیوز بھیج دیں، اینڈ دین وی گیو فیڈ بیک آن دیٹ. یا اگر ہم نے کوئی ٹیکنیک سکھانی ہے تو ہم اس کو ویڈیو کرتے ہیں، اس کی بناتے ہیں اور وہ ان کو بھیج دیتے ہیں کہ ایسے آپ نے یہ ٹاسک کرانا ہے. بٹ یس اس میں چیلنجز بھی آتے ہیں، بٹ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو کہ لیٹس سے اسمال ٹاؤنس میں ہیں یا کسی ایسے شہر میں ہیں جہاں پہ اتنی سروسز اویلیبل نہیں ہیں، ان کے لیے اٹ از بیٹر فار دیم ٹو ہیو سم تھنگ انسٹیڈ آف نتھنگ. پہلے ہمارے پاس پیرنٹس فیصل آباد سے گجرانوالہ سے آتے تھے، جو کہ مطلب ان کو بہت زیادہ فریکوینٹ ٹریول کرنا پڑتا تھا صرف سروسز لینے کے لیے، کیونکہ وہاں پر اس وقت اتنا کچھ تھا نہیں. بٹ یہ ہے کہ آن لائن سے پھر ان پیرنٹس کو ایکسیس مل جاتی ہے. اسی طرح جو پیرنٹس ہمارے جیسے اگر کوئی سنگاپور میں ہے یا کینیڈا میں ہے، کینیڈا میں اسپیشلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت لمبے ویٹ ٹائمز ہوتے ہیں. اگر آپ ہیلتھ کیئر سسٹم کے تھرو بھی جا رہے ہیں تو آپ کو اپوائنٹمنٹس بہت دیر سے ملتی ہیں. سو سم ٹائمس وہ اپوائنٹمنٹ ٹائم 6 مہینے کا بھی ہوتا ہے. تو ود ان دیٹ ڈیوریشن وہ بچے کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا، اور ہم ان کو کوئی نہ کوئی انٹرونشن، تھراپی، ٹیکنیکس، ٹپس گھر کے لیے دے رہے ہوتے ہیں جو کہ بچے کو ایونچولی ہیلپ کرتی رہتی ہیں اور ان کا وہ چنک آف ٹائم یوٹیلائز ہو جاتا ہے. سو ان دیٹ وے اٹس ویری یوزفل. Right. اور ہمارے جیسے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ یہ سروسز یا سینٹرز لارج سٹیز اورینٹیڈ ہیں، مین سٹیز میں، تو میجورٹی آف دا پیپل جو ہیں یا پیرنٹس ہیں ان کی نیڈس کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی کافی ہیلپ فل ہو سکتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. مطلب سب یہ سروسز یا سینٹرز فزیکلی اویلیبل نہیں ہیں، بہت زیادہ گیپس ہیں پاکستان میں. جی آئی ڈو بلیو کہ پیرنٹس کو امپاور بھی کرتا ہے ایکچولی، بیکاز دے لرن سو مچ ود دیٹ انٹریکشن. اور وہ کیونکہ سیشنز کا پارٹ ہوتے ہیں بہت ایکٹیو، تو دے آلسو بیکم اے فیسیلیٹیٹر who is working with the child directly, and it's very empowering. And parents کا جو ہمیں فیڈ بیک بھی آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ it's so helpful to see کہ actually you know کیا چیز کرنی ہے اور کس چیز کی ابھی فکر نہیں کرنی. Because a lot of the times parents 100% ہر چیز کی فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. But it's useful ان کو تھوڑا سا وہ compartmentalize کرنا کہ ابھی اس چیز کی فکر نہ کریں اور ابھی اس چیز پہ فوکس کریں. اچھا، پاکستان میں یا پاکستان جیسی دوسری جگہوں پہ ابھی بھی بہت سے ایسے ورڈز یا فریزز یوز ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ نارملی یوز نہیں ہوتے، جیسے نارمل اینڈ ایب نارمل کڈس. تو اب بہت سی ایسی ٹرمز آ چکی ہیں جو کہ لوگ یوز کرنا اب آہستہ آہستہ یوز ٹو ہو رہے ہیں اس سے. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان لینگویج کے یوز سے اور کچھ ایسی ورڈز یا فریزز جو کہ نہیں یوز کرنے چاہیے، نارمل اور اس طرح، ان سے کتنا فرق پڑتا ہے یا سوسائٹی میں چینج آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ ورڈز یوز کریں؟ دیکھیں آئی ڈو بلیو کہ لینگویج سے فرق تو بالکل ڈیفینیٹلی پڑتا ہے، بیکاز جو اتنا اسٹگما ہے اراؤنڈ مینٹل ہیلتھ، اراؤنڈ نیورو ڈائیورس چلڈرن پاپولیشن جو ہے ہماری، اور اس سے آف کورس جب ہم تھوڑی انسینسٹیو ٹرمز یوز کرتے ہیں تو وہ اسٹگما کو بڑھاتے بھی ہیں اور اس کو مزید پرپیچویٹ کرتے ہیں. سو اپنے لینگویج کو امپروو کرتے رہنا اور اس چیز کی سینسٹیوٹی دکھانا کہ آپ بہت زیادہ ableist لینگویج نہیں یوز کر رہے، یہ بہت یوزفل ہوتا ہے ایز اے پروفیشنل آلسو اینڈ ایز the parent community also. I also think actually کہ اب جیسے ہم ہر طرح کے پیرنٹس سے مل رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائمس ایسی ٹرمس بیچ میں لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ انٹائرلی
इतनी सेंसिटिव नहीं होती, बट उसमें भी यू कैन काइंड ऑफ साइको एजुकेट एंड से कि ओके यू नो लेट्स अगेन लाइक आई सेड कि हम एक बहुत होलिस्टिक अप्रोच में बिलीव करते हैं. सो सबसे जरूरी उसका एक कंपोनेंट ये होता है कि बच्चे को कोई वो बच्चा है या एडल्ट है, दे ऑल्सो डिजर्व रिस्पेक्ट जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग डज. एंड सो हम थोड़ा सा उस प्रोसेस पे भी काम करते हैं ऑन हाउ टू ब्रिंग दैट एक्सेप्टेंस, बिकॉज हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उनको भी हर जगह से इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा होता है एंड देयर इज सो मच ब्लेमिंग गोइंग ऑन कि वो हर वक्त गिल्टी फील कर रहे होते हैं और उस चीज में होते हैं. सो बहुत जेंटली हम इस चीज पे काम करते हैं, बट येस एज प्रोफेशनल्स एंड पीपल इन दिस फील्ड आई डू थिंक कि हमारी उससे कई ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी केयरफुल ऑफ दीज थिंग्स. राइट. अच्छा, एक क्योंकि आपका डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस से ताल्लुक रहा है और एक्सपीरियंस भी आपका इतना है कि आपसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि हमारे यहाँ अब ये नई टर्म यूज़ हो रही है और कुछ स्कूल्स उस पर काम कर रहे हैं, और जो इंक्लूसिविटी एंड इंक्लूजन इस पे आपका, अगर मैं पूछूं कि एक इंक्लूसिव स्कूल कैसा होता है और कैसा सेटअप होता है, ताकि अभी भी पाकिस्तान में हमें नहीं पता लोगों को कि इंक्लूसिव सेटअप जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो आप थोड़ा सा इसको बता सकें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से. सो अब ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चों को, टिपिकल बच्चों को और उन बच्चों को जिनकी डेवलपमेंट एटिपिकल है, इकट्ठे काम करवाएं और इंटीग्रेटिवली काम कराएं इन अ लॉट ऑफ वेज. ऑल्दो और मेन स्ट्रीम स्कूल्स भी कुछ ऐसे हैं जो ये सर्विसेज ऑफर करें, बट इन अ लॉट ऑफ वेज जो हम एक्चुअली प्रैक्टिकली कर रहे हैं पाकिस्तान में वो इंटीग्रेशन है, इंक्लूजन नहीं है. हम इंटीग्रेट तो करते हैं बच्चों को इकट्ठे, लेकिन इंक्लूजन अगर ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड में देखा जाए तो दैट मीन्स कि हर बच्चे की जितनी भी नीड्स हैं और जो भी अकोमोडेशंस उनको रिक्वायर्ड हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएं फॉर देम टू हैव एन इक्वल चांस ऑफ सक्सेस एंड टू बी एबल टू थ्राइव अपने रूटीन में. सो उस तरह से अगर देखा जाए तो हम एक्चुअली पाकिस्तान में काफी पीछे हैं from the rest of the world in these things. I do think कि अब कुछ बहुत अच्छे initiatives भी हैं जो कि इन चीज़ों के ऊपर काम जरूर कर रहे हैं, but I also think कि ये थोड़ा buzzword बन गया है. Everybody says कि हम inclusive हैं, लेकिन in order to be truly inclusive, जैसे अब I run this center, but I don't think कि हम entirely inclusive हैं. Because for somebody जिनके visual challenges हो सकते हैं या कोई hearing related challenges हो सकते हैं, we don't provide उनकी जो टूल्स हैं और चीजें हैं. सो उस तरह से आई डू फील कि हमें एक मेजर रिवैम्प की जरूरत है इन जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग इंक्लूजन एक्चुअली है क्या. राइट. अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम इंटरव्यू सेशन अपना एंड कर देंगे. वो ये है कि पेरेंट्स कैसे एक अच्छा सेंटर या एक अच्छे सेंटर की सर्विसेज ले सकते हैं. उनको जब वो सिलेक्ट कर रहे हों, उनको डिसाइड कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, तो उनको किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए, वो कैसे एक अच्छा सेंटर तलाश कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, उसको एडमिशन ले सकते हैं वहाँ. सो आई थिंक कि कोई भी थेरेपिस्ट या कोई भी जगह, कोई भी सेंटर एक्सट्रीमली कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, बट अगर वो बच्चे के साथ रिलेशनशिप बेस नहीं कर रहे, अगर बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे एज अ ह्यूमन फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग देम सिट एंड चलो ये टास्क करें और ये टास्क करें, तो आई थिंक उनकी कॉम्पिटेंस का फिर उतना फायदा, उस स्किल का फायदा नहीं होता अगर आपने रिलेशनशिप ही फॉर्म नहीं किया. सो आई डू थिंक कि जब सेंटर्स पेरेंट्स देखते हैं तो दे शुड ऑल्सो नो देयर राइट्स कि उनको क्या क्या चीजें करनी चाहिए. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज कि जब आप कहीं भी जाते हैं तो क्वालिफिकेशन जरूर पता करें फॉर योर, जो भी आपका रेलिवेंट थेरेपिस्ट है. अगर आप किसी सेंटर में जा रहे हैं तो उनसे उनकी टीम के बारे में जरूर पूछें, उनकी एक रोड मैप जरूर पूछें कि वो बच्चे के लिए क्या आगे देखना चाहते हैं और क्या उनका फोकस है. ये जरूर देखें कि ट्रांसपेरेंसी किस तरह की है पूरे प्रोसेस में. और बिल्कुल भी इस चीज से हेजिटेट ना करें क्वेश्चंस पूछने से, बिकॉज एज अ पेरेंट आपका राइट है अपने बच्चे की चीज को ऑब्जर्व करना और सारा कुछ देखना. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगता है कि देखनी चाहिए. राइट. तो इसी एडवाइस और मैसेज के साथ वी आर एट द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू. मिस फरीहा मुजाहिद, आपका दोबारा बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला. एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो हमें आपके बारे में और आपके सेंटर के बारे में मिली है, ये हमारे व्यूअर्स के लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी.
تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے اینڈ یو ٹیکنگ دس انیشیٹو اور آپ والنٹائرلی یہ کر رہے ہیں پیرنٹ کمیونٹی کے لیے. آئی تھنک یہ بہت بہت ہیلپ فل چیز ہے. رائٹ, بہت شکریہ جی, اینڈ تھینک یو ایوری ون ایز ویل فار واچنگ. اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ایک نئی گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. انٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.